नमस्ते दोस्तों। आज मैं बीपीएससी के प्रिपरेशन में सबसे हैवी वेटेज सेक्शन साइंस के थर्ड लेक्चर लेकर आया हूं। आइए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी पिंड का वेग यदि 2 गुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा का मान क्या होगा। हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए अपरिवर्तित होंगे, ऑप्शन बी 4 गुना हो जाएगा, ऑप्शन सी आधा हो जाएगा, ऑप्शन डी 2 गुना हो जाएगा, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 4 गुना हो जाएगा। यदि वेग 2 गुना कर दिया जाए तो संवेग 2 गुना और गतिज ऊर्जा 4 गुना बढ़ जाएगा। यह है उसका स्लाइड की कैसे बढ़ेगा। अब आते हैं अगले सवाल की ओर। हमारा दूसरा सवाल है, 2 द्रव्यमानों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल होता है। ऑप्शन ए उनके बीच की दूरी के समानुपाती, ऑप्शन बी उनके बीच की दूरी के वर्ग के समानुपाती, ऑप्शन सी द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती, ऑप्शन डी द्रव्यमानों के गुणनफल के व्युत्क्रमानुपाती, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती। दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब आते हैं तीसरे सवाल की ओर। हमारा तीसरा सवाल है, उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए वास्तविक तथा सीधा होता है, ऑप्शन बी वास्तविक तथा उल्टा होता है, ऑप्शन सी काल्पनिक तथा सीधा होता है, ऑप्शन डी काल्पनिक तथा उल्टा होता है, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी काल्पनिक तथा सीधा होता है। अब देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। अब आते हैं अगले सवाल की ओर। हमारा चौथा सवाल है, यदि जल से भरे हुए बर्तन में किसी छड़ को आंशिक रूप से डुबोया जाए तो यह डूबने के बिंदु पर मुड़ी हुई प्रतीत होती है, क्योंकि इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए जल की सतह पर अपवर्तन रिफ्रैक्शन के कारण, ऑप्शन बी जल की सतह पर परावर्तन होता है, ऑप्शन सी जल की सतह पर व्यतिकरण होता है, ऑप्शन डी जल में वायु के कारण गति होता है, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए जल की सतह पर अपवर्तन के कारण। प्रकाश में अपवर्तन के कारण ऐसा होता है। अपवर्तन को डिफाइन करते हैं, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में पहुंचने वाले तरंग की गति एवं दिशा में परिवर्तन हो जाता है, जिसे अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा होकर जाता है तो दूसरे माध्यम से इसके संचरण की दिशा परिवर्तित हो जाती है, यह अपवर्तन कहलाता है। अब आते हैं अगले सवाल की ओर। हमारा पांचवा सवाल है, ऐसे 2 तत्व जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न हो परंतु जिसकी द्रव्यमान संख्या समान हो, क्या हो सकता है। तो इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए समस्थानिक कहते हैं, ऑप्शन बी समभारिक कहते हैं, ऑप्शन सी समावयवी कहते हैं, ऑप्शन डी समन्यूट्रॉनिक कहते हैं, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसमें पूछा गया है इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न और द्रव्यमानों की संख्या समान। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती और द्रव्यमानों की संख्या भिन्न होती तो आइसोटॉप्स होता, समस्थानिक, पर ऐसा नहीं है, इसलिए हमारा सही उत्तर है ऑप्शन ई। अब आते हैं अगले सवाल की ओर। छठा सवाल है, कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है। हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए अल्फा किरणें, ऑप्शन बी बीटा किरणें, ऑप्शन सी गामा किरणें, ऑप्शन डी एक्स किरणें, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक।
तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, गामा किरणें। चूंकि कोबाल्ट 60 का क्षय एक स्थिर निकेल 60 आइसोटोप में होता है, इसलिए उच्च ऊर्जा गामा किरणों के दो तरंग दैर्ध्य उत्सर्जित होते हैं। कोबाल्ट 60 द्वारा उत्सर्जित गामा किरणों का उपयोग रेडियोथेरेपी उपकरण द्वारा किया जाता है, जो कि ट्यूमर क्षेत्र में विकिरण की उच्च खुराक को ठीक से वितरित करने और इसके लिए आसपास के स्वास्थ्य ऊतकों को, टिश्यूज को संरक्षित करने में अत्यधिक प्रभावी होते हैं। इसका उपयोग कैंसर के इलाज में किया जाता है। अब आते हैं अगले सवाल की ओर। अब आते हैं 7वें सवाल की ओर। हमारा 7वां सवाल है, फ्यूज के पदार्थ कैसा होना चाहिए? फ्यूज तार के पदार्थ, ठीक है। इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए उच्च प्रतिरोध, ऑप्शन बी निम्न गलनांक, ऑप्शन सी उच्च नम्यता, ऑप्शन डी उच्च गलनांक, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, निम्न गलनांक। फ्यूज तार के प्रयोग के लिए इस पदार्थ में निम्नलिखित गुण होते हैं, जैसे कि निम्न गलनांक, उच्च चालकता हाई कंडक्टिविटी, निम्न प्रतिरोधकता लो रेजिस्टिविटी, निम्न लागत रोधक से मुक्त। अब आते हैं इसके अगले सवाल की ओर। हमारा 8वां सवाल है, तत्वों की प्रकृति को ज्ञात किया जा सकता है। हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉनिक विन्यासीकरण से, ऑप्शन बी परमाणु क्रमांक के द्वारा, ऑप्शन सी परमाणु द्रव्यमान के द्वारा, ऑप्शन डी परमाणु भार के द्वारा, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। सभी ने एटॉमिक टेबल तो पढ़ा ही होगा। हम लोग एटॉमिक टेबल कारण ही सारे एलिमेंट को जान पाते हैं कि कौन मेटल है, कौन नॉन मेटल है, कौन गैस है, इनर्ट गैस है। तो ये इसलिए इसका आंसर ए होगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यासीकरण के द्वारा। तत्वों को परमाणु संख्या के आरोही क्रम में अगर हम व्यवस्थित करने पर तत्वों के गुण धर्मों का अधिक परिशुद्धता से अनुमान लगाया जा सकता है। ठीक है, अब आते हैं अगले सवाल की ओर। हमारा 9वां सवाल है, वर्ग विस्थापन का नियम किसने दिया? हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए रदरफोर्ड ने, ऑप्शन बी मैडम क्यूरी ने, ऑप्शन सी सॉडी तथा फजान ने, ऑप्शन डी बेकेरल एवं रदरफोर्ड ने, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सॉडी तथा फजान ने। वर्ग विस्थापन का नियम 1913 में फजान एवं सोडी के द्वारा दिया गया। यह एक नियम है जो रेडियो एक्टिविटी के दौरान तत्वों के ट्रांसमिशन को नियंत्रित करता है। अब आते हैं अगले सवाल की ओर। हमारा 10वां सवाल है, निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकरण की व्याख्या करता है? हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन की त्याग, ऑप्शन बी विद्युत ऋणात्मक मूलकों का बढ़ना, ऑप्शन सी हाइड्रोजन का बिलगाव, ऑप्शन ई इलेक्ट्रॉन का ग्रहण, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। क्यों है? क्योंकि ऑक्सीकरण वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें अभिकारकों में ऑक्सीजन मिलाया जाता है या अभिकारकों से हाइड्रोजन हटा दिया जाता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन का ह्रास होता है। तो यहाँ हाइड्रोजन हटा दिया जाता है और इलेक्ट्रॉन का ह्रास होता है, तो इस कारण इसका ऑप्शन ई होगा। अब आते हैं अगले सवाल की ओर। हमारा 11वां सवाल है, स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए क्या मिलाई जाती है? हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए कार्बन, ऑप्शन बी मैग्नीज, ऑप्शन सी सिलिकॉन, ऑप्शन डी क्रोमियम, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए कार्बन। पिघले हुए लोहे में कार्बन का अंश मिलाने पर उससे स्टील का निर्माण होता है जो बहुत मजबूत होता है, इसलिए इसका आंसर होगा ए कार्बन। हमारा 12वां सवाल है, वर्गीकी का पिता किसे कहा जाता है? हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए लैमार्क, ऑप्शन बी लिनियस, ऑप्शन सी पिक्रीन, ऑप्शन डी ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी लीनियस।
अरस्तु को वर्गीकी का जनक कहा जाता है। अरस्तु ने वर्गीकी को दो भागों में बांटा, पादप जगत, दूसरा जंतु जगत। तो आधुनिक वर्गीकी का जनक जो है वो कैरोलस लीनियस को कहा जाता है। अब आते हैं अगले सवाल की ओर। मस्तिष्क में आने जाने वाले उद्दीपनों का संवहन कौन करता है? हमारे ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए अग्र मस्तिष्क, ऑप्शन बी मध्य मस्तिष्क, ऑप्शन सी उच्च मस्तिष्क, ऑप्शन डी अग्र एवं मध्य मस्तिष्क दोनों, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अग्र एवं मध्य मस्तिष्क दोनों। अब आते हैं अगले सवाल की ओर। हमारा 14 सवाल है, किस पदार्थ की उपस्थिति के कारण मनुष्य के मूत्र का रंग पीला होता है? हमारे ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए मेलेनिन, ऑप्शन बी यूरोक्रोम, ऑप्शन सी पिक्रीन, ऑप्शन डी ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी यूरोक्रोम। मूत्र का पीला रंग वर्णक यूरोक्रोम की उपस्थिति कारण होता है, जो कि बेकार आरबीसी से हीमोग्लोबिन का विकृत उत्पाद करता है। ठीक है, समझ गए। अब आते हैं अगले सवाल की ओर। हमारा 15 सवाल है, यदि मनुष्य के शरीर का वृक्क किडनी कार्य करना बंद कर दे तो उसमें किस विषैले पदार्थ की मात्रा बढ़ जाएगी? तो हमारे ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए अमोनिया की, ऑप्शन बी यूरिया की, ऑप्शन सी मूत्र की, ऑप्शन डी एड्रिनलिन हार्मोन की, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी यूरिया की। मतलब यदि मनुष्य के शरीर का किडनी कार्य करना बंद कर दे तो यूरिया पदार्थ की मात्रा बढ़ जाएगी। ठीक है, अब आते हैं अगले सवाल की ओर। हमारा 16वां सवाल है, ग्लाइकोजन क्या है? हमारे ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए स्टार्च, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी विटामिन, ऑप्शन डी वसा, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए स्टार्च। ग्लाइकोजन मनुष्य, जानवरों, कवक और बैक्टीरिया में ऊर्जा भंडारण के रूप में कार्य करता है। अब आते हैं अगले सवाल की ओर। हमारा 17वां सवाल है, पौधों में कार्बनिक पदार्थ का संवहन किसके द्वारा होता है? हमारे ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए जाइलम, ऑप्शन बी जड़, ऑप्शन सी फ्लोएम, ऑप्शन डी पीत, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी फ्लोएम। फ्लोएम पौधों में खाद्य पदार्थ का परिवहन के लिए जिम्मेदार है। फ्लोएम एक जटिल ऊतक है जो संवहनी पौधों के भीतर घुलनशील कार्बनिक यौगिक के लिए परिवहन प्रणाली के रूप में कार्य करता है। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन के रूप में कार्य करता है। अब आते हैं अगले सवाल की ओर। हमारा 18वां सवाल है, फैलाग्रा रोग किस पोषक पदार्थ की लगातार कमी से होता है? हमारे ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए साइनोकोबालिमन, ऑप्शन बी थाइमिन, ऑप्शन सी नियासिन, ऑप्शन डी एस्कार्बिक अम्ल, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी नियासिन। फैलाग्र एक प्रकार का रोग है जो नियासिन के निम्न स्तर के कारण होता है, जिसे विटामिन B3 के रूप में भी जाना जाता है। अब आते हैं अगले सवाल की ओर। हमारा 19वां सवाल है, एम्फीबिया एम्फीबियंस क्या है? हमारे ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए जल में पाए जाने वाले जीव, ऑप्शन बी जल व थल पर जीवन यापन करने वाले जंतु, ऑप्शन सी जल में पाई जाने वाली एक मादा प्राणी, ऑप्शन डी जल की मछली, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी जल व थल पर जीवन यापन करने वाले जंतु, जो आसानी से जल के अंदर भी रह सकते हैं, बाहर भी रह सकते हैं। ठीक है, तो ये जल व थल दोनों पे आवास में रह सकते हैं, इसलिए ये उभयचर कहलाते हैं। इसमें श्वसन जो लेता है, श्वास जो लिया जाता है वो त्वचा, क्लोम व फेफड़ों द्वारा होता है। ठीक है,
श्वसन की प्रक्रिया। अब आते हैं अगले सवाल पे। हमारा 20वां सवाल है, ट्रैकोमा रोग किस अंग से संबंधित रोग है? हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए दांत, ऑप्शन बी नाक, ऑप्शन सी आँख, ऑप्शन डी कान, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी आँख। ट्रैकोमा रोग आँख से संबंधित है। अब आते हैं अगले सवाल की ओर। हमारा 21वां सवाल है, किस पेड़ की छाल से कुनैन मिलती है जो मलेरिया के लिए इस्तेमाल की जाती है? हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए सिंकोना बेलाडोना, ऑप्शन बी एट्रोफा बेलाडोना, ऑप्शन सी एम्बलिका ऑफिशिनैलिस, ऑप्शन डी डॉक ब्यूटिया मोनोस्पर्म, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सिंकोना बेलाडोना। कुनैन एक क्षारीय यौगिक है जो सिंकोना की छाल में पाया जाता है। यह मलेरिया फैलाने वाले परजीवियों को मारने की क्षमता रखता है और मार भी सकता है। मेनली सिंकोना जो पेड़ है वो पेरू में पाया जाता है। प्लीज स्टूडेंट्स बताएं कि पेरू किस महाद्वीप में है, ठीक है, और इसकी राजधानी भी कमेंट में बताएं। अब आते हैं अगले सवाल की ओर। हमारा 22वां सवाल है, डेंड्रोलॉजी का संबंध है किससे? ऑप्शन ए पुष्पों के अध्ययन से, ऑप्शन बी वृक्षों के अध्ययन से, ऑप्शन सी झाड़ियों के अध्ययन से, ऑप्शन डी पौधों के अध्ययन से, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी झाड़ियों के अध्ययन से। डेंड्रोलॉजी का संबंध झाड़ियों के अध्ययन से है। डेंड्रोलॉजी या जाइलोलॉजी काष्ठीय पौधों का विज्ञान और अध्ययन है, ठीक है। अब आते हैं अगले सवाल की ओर। हमारा 23वां सवाल है, निम्नलिखित में किसके द्वारा वायु प्रदूषण नहीं होगा? हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए हाइड्रोजन, ऑप्शन बी सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए हाइड्रोजन। कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ओजोन, ये सारे जो गैस हैं ये प्रमुख प्रदूषक हैं, परंतु हाइड्रोजन एवं ठोस अपशिष्ट जो हैं वो वायु प्रदूषण का स्रोत नहीं है, ठीक है। इसलिए हमारा सही उत्तर है ऑप्शन ए। अब आते हैं अगले सवाल की। हमारा 24वां सवाल है, एक केश नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, तो इसका कारण क्या है? हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए तरल जल की अपेक्षा अधिक श्यान है, ऑप्शन बी तरल का ताप जल की अपेक्षा अधिक है, ऑप्शन सी तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा कम है, ऑप्शन डी तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा ज़्यादा है, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा अधिक है, ठीक है। हमारा 25वां सवाल है, 1 ग्राम बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस से वाष्प में 100 डिग्री सेल्सियस तक ले जाने के लिए कितनी कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है? हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 80, ऑप्शन बी 336, ऑप्शन सी 720, ऑप्शन डी 620, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 720। स्टूडेंट्स इसको अच्छे से एक्सप्लेन करके मुझे बताएं कमेंट में। ये थे हमारे आज के 25 सवाल। कैसे लगे जरूर कमेंट करें और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।